शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमने एग्रीकल्चर के बारे में इम्पोर्टेंस जान ली, एग्रीकल्चर की हमने प्रॉब्लम्स पढ़ लिए। अब बारी आती है कि 1951 में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, तो उन्होंने पूरा फोकस किस पे किया? एग्रीकल्चर सेक्टर पे किया। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर की थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ी थी, लेकिन बाद में 1965 के बाद बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ी थी, है ना? लेकिन हम ये पढ़ना चाहते हैं कि आखिर बदलाव कौन कौन से किए गए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर आखिर जो ग्रोथ हुआ वो किस वजह से ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर की जितनी पॉलिसीज थे, जितने भी रूल्स है वो चल रहे थे, उसमें बदलाव किए गए और कुछ कुछ तो बहुत सारी चीजें ऐड भी की गई थी, है ना? तो रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे? क्लियर? देखो, तो इसमें तो 3 रिफॉर्म्स आते हैं बेसिकली। लैंड रिफॉर्म, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, जनरल रिफॉर्म, और आपका लास्ट टेक्निकल रिफॉर्म को हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड रिफॉर्म, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लैंड रिफॉर्म और अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, अभी हमें क्या करना है, अभी हम एक ही रिफॉर्म पढ़ेंगे, वो है सबसे पहला लैंड रिफॉर्म, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्लियर? अब लैंड रिफॉर्म के अंदर बातें कौन सी होने वाली है, मतलब जमीन से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड जितने भी बदलाव किए गए थे, वो सब कुछ किसके अंदर डाल दिया गया? लैंड रिफॉर्म के अंदर डाल दिया गया, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्लियर? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसे हम कहेंगे लैंड रिफॉर्म, जमीन से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म किए गए थे? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ओबिलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब क्या इसका? अच्छा, ध्यान करो, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पता है ना, किसान अपने प्रोड्यूस का बहुत बड़ा अमाउंट किसको देता था? जमींदार को। और जमींदार उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रख के किसको देता था? वो किसको देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे कितना ज्यादा लॉस हो रहा है फार्मर को, कल्टीवेटर को, हो रहा है ना लॉस। तो ये जो सिस्टम था ना, इसको हटाया गया। अब हमारे यहाँ इंडियन गवर्नमेंट आ चुकी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि अब जमींदार का कोई रोल नहीं होगा। तो अबलिशन ऑफ इंटरमीडिएट सिंपल है कि इंटरमीडिएट जो जमींदार हुआ करते थे उस टाइम पे, उनको उनको हटा दिया गया बीच में से। इसका मतलब है कि अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कौन कर पा रहा है? किसान अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे कर पा रहा है? गवर्नमेंट से। क्लियर? ये पहला पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? इंटरमीडिएट पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैज बीन ऑब्लाइज। इंटरमीडिएट मतलब बिचौलिए जो जमींदार के नाम से जाने जाते थे, उनको हटाया गया। ऑब्लिशन ऑफ इंटरमीडिएट, ऐसा करने से, इंटरमीडिएट को हटाने से, ब्रॉट 200 लाख, मतलब 200 करोड़ डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे थे, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे थे। और इसी के अंदर एक और बात भी लिखी हुई है कि इसमें भी कहा गया कि जो ऑनरशिप राइट है, मतलब जो मालिकाना हक है, वो भी किराएदारों को दिया गया। ठीक है, जो जो किराए पे लेके जमीन काम करते थे, उनको ऑनरशिप बांट दी गई कि आप तुम इस जमीन के मालिक होंगे। क्लियर? ऐसा क्यों किया गया? ताकि इंक्रीज आउटपुट एंड दिस कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, ताकि आउटपुट बढ़े और एग्रीकल्चर ग्रोथ में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहे। ठीक है, अच्छा, ऑनरशिप बांटने से क्या, ऑनरशिप देने से क्या आउटपुट बढ़ती है? ऑब्वियसली बात है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो, तो काम करने में इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उस कंपनी के आपको मालिक बना दिया जाए, तो आप खुद सोचोगे कि कहीं ना कहीं इस कंपनी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो और आगे लेके चलते हैं, है ना? तो सिंपल सी बात है कि ऑनरशिप राइट ग्रांटेड टू टेनेंट, को ऑनरशिप राइट दे दी गई ताकि आउटपुट बढ़ सके। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ हो सके। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, मतलब क्या है? देखो, हमने पहले पॉइंट में पहले जो पॉइंट था उसमें लास्ट में हमें देखा था कि गवर्नमेंट ने जो किराएदार थे उनको जमीनें बांट दी थी, उनको जमीनें की ऑनरशिप दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जिनके पास जमीनें हैं और जिनको ऑनरशिप दी गई है जमीनों की, वो अपनी जमीन का कर ले, अब फिक्स कर ले, बाउंड्रीज तैयार कर ले, ताकि ये पता रहे कि हाँ किसके पास कितना है और क्या इक्वल बटा है या नहीं बटा है, इक्विटी हुई है या नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, मतलब जितना जिसके पास जिन्होंने भी इतना होल्ड कर रखा है, उसे क्या कर लो? अब सील कर लो, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट कर लो इसमें। इट रेफर्स द मैक्सिमम फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड, फिक्स कर लो जितना आपके पास लैंड है दैट वन कैन होल्ड, जिन्होंने जितने होल्ड करके रखा हुआ है, उस जितना भी होल्ड करके रखा हुआ है उसे क्या कर लो? फिक्स कर लो।
क्लियर। विद अ व्यू टू प्रमोट इक्विटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। क्यों करा ऐसे गया? ताकि इक्विटी प्रमोट हो, मतलब क्या सबके पास इक्वल जमीन है या नहीं है, इक्वल बांटा गया या नहीं बांटा गया, तो ये सब देखने के लिए, प्रमोट करने के लिए इक्विटी को, ये सब करा गया। फिर भी लास्ट में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जमीन बच गई थी, थोड़ी बहुत जमीनें बच गई थी, जिनको गवर्नमेंट को लगता था कि हाँ इसको दे देना चाहिए, तो उन्होंने वो सरप्लस लैंड को भी बांट दिया। किसको? रीडिस्ट्रीब्यूट किया अमंग स्मॉल होल्डर्स, जो छोटे छोटे किसान थे जिनका बहुत छोटी छोटी जमीन थी उनको, और लैंडलेस लेबर, ऐसे लेबर जिनकी जमीनें थी ही नहीं, उनको भी जमीनें दी गई और उनसे कहा गया कंसोलिडेशन, सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, कि भैया आप क्या कर लो, अपना फिक्स कर लो, जो भी है जितना जमीन, जितनी जितनी जमीन आपको मिली है उसे फिक्स कर लो। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है? बहुत आसान है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मतलब देखो आपको ना दोनों पिक्चर दिख रहे होंगे, एक जैसे ही है, पर इसमें बाउंड्रीज ज्यादा है और इसमें कम है। मतलब क्या है इसका? देखो मान लो 10-15 फार्मर हैं, 15 फार्मर हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं और सबके पास बराबर बराबर जमीन है। कितनी? सबके पास बराबर बराबर जमीन है। अब गवर्नमेंट वहां पे सलाह दे रही है उनको कि आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या काम करना है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब जितना आपने होल्ड करके रखा हुआ है उसको क्या कर लो, एक साथ मिलके फार्मिंग करो। कैसे? देखो मान लो 15 किसान हैं, उन 15 किसानों पर इक्वल इक्वल जमीन है। अगर वो अकेले बेस पे प्रोडक्शन करेंगे तो कम होगा, क्योंकि जो बाउंड्री है ना हर जमीन के बीच में, आधी चली गई वो तो उसमें प्रोडक्शन हो सकती थी। तो क्या हुआ, अब वो बाउंड्री हटा दी गई, मतलब हटाई गई नहीं गई, मतलब सलाह दी जा रही है किसानों को कि एक काम करो तुम सब, कि तुम जो बताओ जो बीच की बाउंड्रीज है ना, इसको हटा दो और मिल के प्रोडक्शन करो, मिल के प्रोडक्शन करो। जब सबकी जमीन ही इक्वल इक्वल है तो जो भी प्रोडक्शन होगा उसे इक्वल इक्वल बांट लेना। सिंपल नहीं है? बस सबकी जमीन इक्वल इक्वल है, बराबर बराबर है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसे इक्वल बांट लेना। इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, फायदा तो किसानों को हो गई, है ना। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, मतलब किसान, यहाँ पे किसानों को एक सलाह दी गई कि आप एक अपनी जमीनों कंसोलिडेशन कर सकते हैं, मतलब मिलके भी फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फर्मेंटेशन स्टेप हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन, मतलब वही है कि जो रिड्यूस करना था उनको, जो जो लॉस हो रहे थे, जो प्रोडक्शन कम हो रही थी उनको रिड्यूस करना था, प्रोडक्शन बढ़ानी थी, इसके लिए ये वाला तरीका जो है अपनाना शुरू कर दिया था किसने? किसानों ने शुरू कर दिया था। ठीक है। आओ उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये फार्मिंग है, फार्मिंग हो गया। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है? जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, इसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत से होगा। वहां पे क्या है, जो खेत है हमारे, उससे खेत को क्या कर रहे हैं हम, मिल के प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी पूरा नाम होता है इसका। इसका मतलब क्या है? देखो देखो मान लो 10-15 जने हैं, जब जमीनें इक्वल है तो भैया उन्होंने क्या कर लिया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर लिया, इससे पहले वाला पॉइंट कर लिया उन्होंने। अगर मान लीजिए सामने जो किसान दिख रहे होंगे आपको, ये मान लीजिए कोई अगर हर एक पर्सन मार्केट में जाए और अपना रॉ मटेरियल लेके आए, सिर्फ एक एक पर्सन जाए अपना अपना अकेले बेस पे और क्या लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए, तो क्या वो रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में लेके आएगा? भाई छोटे छोटे किसान है तो ऑब्वियस है कम क्वांटिटी में लेके आएंगे। जब कम क्वांटिटी में लेके आएंगे तो इनको बार्गेनिंग पावर भी नहीं मिल पाएगी, मतलब ये बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। कम क्वांटिटी में कौन बार्गेनिंग कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये इनको बार्गेनिंग पावर नहीं मिलेगी क्योंकि कम क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं। क्लियर। अच्छा, तो वो आए, उनसे प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके जो प्रोड्यूस हुआ, वीट राइस कुछ भी प्रोड्यूस हुआ, अब ये अकेले बेस पे मार्केट में बेचने जा रहे हैं। अब इनके पास क्वांटिटी क्वांटिटी कम होगी, और क्वांटिटी कम है तो भाई क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, इनको अभी भी बार्गेनिंग पावर नहीं मिल सकती, मतलब ये अच्छे दाम पे बेच नहीं पाएंगे, है ना। अब तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि आप एक काम करो ना, मिलके, मान लीजिए इनमें से कोई एक जाए मार्केट रॉ मटेरियल लेने, ठीक है, सबके लिए ज्यादा क्वांटिटी में लेके आएगा ना, ज्यादा क्वांटिटी में लेके आएगा तो भैया दुकानदार उसको डिस्काउंट भी देगा, ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट देगा ही देगा। तो वहां पे क्या हुआ, वो डिस्काउंट जब दे रहा है ना, तो फायदा सिर्फ एक को नहीं सबको होगा, है ना। तो यहाँ पे इसे कहते हैं कॉपरेटिंग, मतलब रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर सामान बेचने तक, मतलब जो भी आपका प्रोड्यूस हो चुका है उसको बेचने तक, अगर मिलके मिलके जो भी प्रोड्यूस कराए इन्होंने, उसे कोई एक बंदा मार्केट में बेचने जाए तो अच्छे दाम मिल सकते हैं, है ना। जो डीलर होगा ना बुला के आएगा, बुलाएगा आपको, भैया आ जाओ हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, हम हमें बेच जाओ, हमें बेच जाओ। तो क्या है ये, क्या है ये, कोऑपरेटिव फार्मिंग। मतलब परचेज करते वक्त, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर प्रोड्यूस करा हुआ गुड्स उसे बेचने तक, अगर ये कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे तो फायदा किसानों को ही होने वाला है, क्योंकि उनको परचेसिंग पावर का पूरा फायदा मिल जाता है। सॉरी,
बार्गेनिंग पावर का, ठीक है। कोऑपरेटिंग फार्मिंग विच इम्प्लाई जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टिवेटर्स बाय पूलिंग देयर लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब है कि सारे छोटे छोटे किसान जुड़ते हैं अपनी जमीनों को लेकर या फिर रिसोर्सेज को लेकर, साथ में काम करते हैं। इज इनकरेज टू रीप द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। इससे क्या होगा, बेनिफिट पहुंचेंगे और बड़े स्केल पे फार्मिंग भी होगी, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका लैंड रिफॉर्म। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म, और उसके अगले में ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम टेक्निकल रिफॉर्म कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेक्निकल रिफॉर्म, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, बाय बाय।